जो कैलाश के पहाड़ हैं, इन चोटियों पे शिवा जी रहते हैं जी। और शिवा जी जो हैं वो अपनी बीवी जो पार्वती हैं, जो देवी हैं, उनके साथ और अपने बच्चों गणेश और हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। दूसरी जानब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म साहब अच्छे लीडर होते तो आज के इजलास में शरीक होते, जबकि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आज मुआशी टीम का भी इजलास हुआ। इस समय दीगर हम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, एक लंबे अरसे के बाद कौमी असम्बली का आज इजलास हुआ है, लेकिन अपोजिशन और हुकूमत कोरोना के मामले पर हमें एक पेज पर नजर नहीं आए। क्या वजह है? कौमी पॉलिसी अभी तक क्यों नहीं हमें नजर आ रही है? एक और इररेलेवेंट इजलास, एक इररेलेवेंट पार्लियामेंट का, जो कि इस मुल्क में कश्मीर से लेके जो सरहदों पे बढ़ती हुई कशीदगी, दहशतगर्दी, माशी मसाइल मुल्क के, और बदकिस्मती के साथ उसके बाद ये वबा, जी। किसी भी जगह पे कोई संजीदा कोशिश ना नज़र आ रही है। वही गालिम गलोच इल्ज़ाम तराशी जो बाहर होती है वही अब पार्लियामेंट में हो, और ये बड़ी बदकिस्मती है। और उसमें ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हट के ये जो इजलास था, ये कोरोना के ऊपर अपोजिशन ने तलब किया था, लेकिन उसमें किसी किस्म की कोई संजीदगी कहीं भी नजर नहीं आई। कहीं से मतलब ये है कि क्या अपोजिशन, क्या हुकूमत, क्या हुकूमती बेंचेस और क्या हुकूमती बेंचेस, कहीं कोरोना के हवाले से कोई बात नहीं हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब ने सिंध कार्ड का जिक्र कर दिया कि पीपल्स पार्टी सिंध कार्ड खेल रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने हुकूमत के बारे में जो बात की, उन्होंने फिर मुराद सईद साहब भी मुराद सईद साहब उधर से बात की, बिलावल भुट्टो जरदारी उधर बात की, तो उसमें जो है वो उसका कोई सर पैर कि कोरोना के ऊपर पॉलिसी क्या होनी है, कौमी पॉलिसी क्या होनी है। और ये खुद ये जो सिस्टम है, इसको किसी को करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर खुद ही चार्जशीट लगा रहा है कि मुल्क के अंदर जब ये हालात थे तो उस वक्त ये पार्लियामेंट हमारी और हमारे अरकान क्या कर रहे थे चाइना की फ़ौज और भारतीय फ़ौज के दरमियान। लेकिन पिछले 24 घंटों में एक और अनहोना वाक़या हुआ है। हमारा एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जो बरादर मुल्क है वो है नेपाल, जिसको गुरखा मैंने कल बताया था, वो भी कहते हैं। नेपाल जो है ना हिमालय के दरमियान में है, बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ये वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, यहीं पे, और खटमंडो। और इसमें जो इसके 3 तरफ भारत है, जनूब में, मशरिक में और मगरिब में, और शुमाल में एक तरफ इसके चाइना है, और भूटान, और इसके दरमियान सिक्किम आ जाता है, जो वही सिक्किम जिसका कल जिक्र हुआ था जहाँ लड़ाई हुई। अच्छा, अब क्या हुआ कि जनाब भारत का एक इलाका है उत्तराखंड, उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड से भारत ने एक जगह जो है वो लिपो लेक जो है वो है नेपाल के अंदर। ठीक। इन्होंने वहां से शुरू की और एक सड़क बनाना, और सड़क बना के ये लिपो लेक तक सड़क इन्होंने बना दी भारत ने। और इसलिए बनाई सड़क कि जो कैलाश के पहाड़ सुना होगा सबने, बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं कैलाश के, और जो कैलाश के पहाड़ हैं वो कैलाश के पहाड़ों के बारे में जो है वो ये बिल्कुल आप समझें कि ये हिमालय के साथ है, हिमालय से अलग है। लेकिन जो कैलाश के पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बारे में ये कहा, ये हिंदू मत के अंदर ये बात जो है वो ये बड़ी अहम है, ये जो चोटियां हैं कैलाश के पहाड़ों की, ये माउंट एवरेस्ट नहीं है, हिमालय नहीं है, ये केटू नहीं है, ये कैलाश के पहाड़ हैं। जो कैलाश के पहाड़ हैं, इन चोटियों पे शिवा जी रहते हैं जी। और शिवा जी जो हैं वो अपनी बीवी जो पार्वती हैं, जो देवी हैं, उनके साथ, और अपने बच्चों गणेश और कार्तिकेवा और बाकी जो देवता हैं बड़े, उनके साथ इन्हीं पहाड़ों की चोटी में रहते हैं और अब भी हैं। अच्छा, तो यहाँ तक जो है वो फिर उसके बाद वो बहुत सारे हजारों की तादाद में जो यात्री हैं वो इस पहाड़ की चोटी तक जाते हैं, कैलाश तक। अब जनाब, लेकिन वो इसके ऊपर नहीं चढ़ते,
मजहबी तौर पे पाबंदी है कि इस पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, क्योंकि इस पहाड़ पे शिवजी रहते हैं और इसको फिर वो हिंदू मत में कहा जाता है कि ये जो भगवान हैं वहाँ पे बैठे हुए पहाड़ों पे, उनका और आसमानों के साथ ये राब्ता इस पहाड़ की चोटी के जरिए होता सही, है। ठीक। यहाँ पे जनाब एक सड़क बनाने की कोशिश की भारत ने, और भारत ने वो सड़क बनाई और उन्होंने कहा ये 2000 पिछले साल 2018 में भारत ने वो इलाका जो कि इस पहाड़ के साथ है और जो कि काला पानी का इलाका है, उसे काला पानी कहें या लिपू लेक भी वहीं पे है, और काला पानी बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन बाहर काला पानी की जगह काली का दरिया है। ठीक। इसको नेपाल वाले कहते हैं महाकाली का दरिया, लेकिन बहरहाल वो काला पानी है। अब इन्होंने एक सड़क बनाई जो उत्तराखंड से लेके लिपू लेक तक जारी थी, तो एक इलाका भारत में और एक इलाका इन्होंने नेपाल का उचक लिया। सही। और उसके नतीजे में नेपाल ने, यानी अब नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए। ये वो नेपाल जो भारत की ऐसी जेब में रखा होता था चंद साल पहले तक, नेपाल में मुजाहरे शुरू हो गए भारत के खिलाफ। और पिछले 24-48 घंटों में पहले तो नेपाल ने उस सड़क पे काम रोक दिया। भारत ने सड़क अनाउंस की, हमने सड़क बना ली है और ये अगले हफ्ते से चालू हो जाएगी वाला, नेपाल ने काम रुकवा दिया। ठीक। उसके बाद नेपाल के वजारत खारजा ने, ये उसको थोड़ा बड़ा कीजिएगा प्लीज, ये अब ये जो है ये राजनाथ है मेरा ख्याल है, कौन है शख्स, अच्छा, इन्होंने ये ऐलान कर रहे हैं कि हम उसका रोड को ओपन कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जरा नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री एक जनाब धमकी दे रही है भारत को कि आप जो हैं वो हमारे इलाके पे कब्जा कर रहे हैं। इन्होंने 370 जब से लगा है ना, जब तक कश्मीर को खाया है, उसके बाद मेरा ख्याल है कि सारे मुल्कों को आसपास खाना, हर जगह मुंह मार रहे हैं इधर उधर। अच्छा, अब मसला ये है कि इन्होंने ये घुसे नेपाल में, नेपाल ने कहा कि मतलब इंतहाई डिप्लोमेटिक जबान में उन्होंने कहा दफा हो जाओ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काम रोक दिया। यहां तक नहीं हुआ, सिर्फ कोई जिल्लत से जिल्लत है, नेपाल कहे भारत से कि दफा हो जाओ और काम रोक दो, ये हमारा इलाका है, और भारत रोक दे, और फिर कहे कि हम दोबारा नक्शा बनाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। यहां तक भी मामला नहीं रुका। नेपाल ने भारत के साथ सरहदों पे अपनी फौज भेजने का ऐलान कर दिया। ये आप जरा बड़ा करें खबर को, ये जो हिंदू अखबार है अभी इंडिया का, वो थोड़ी देर पहले जना खबर लगा रहा है, ये जरा खबर बड़ा करें, इसको बड़ा करके दिखाइएगा, ये हिंदू अखबार है। काला पानी रो, नेपाल टू डिप्लॉय मोर फोर्सेस ऑन इंडिया बॉर्डर, सेज फॉरेन मिनिस्टर गियावाली। यानी नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि भारत को जबरदस्त करने के लिए तैयार है नेपाल। पाकिस्तान को तो छोड़ दें आप, पाकिस्तान तो मगर नेपाल नहीं पहुंचा। अच्छा, अब और इंडिया के कह रहे हैं नहीं हम दोबारा देखते हैं सड़क को, हम इसका नक्शा बदल देंगे, ये जो काला पानी आपका होगा वो उनकी, कह रहे हैं नहीं हम फौजें खड़ी कर रहे हैं, फौजें नेपाल। अब नेपाल का एक वक्फे टाइम हो रहा है, मैं 2 जुमले सिर्फ कह दूं। नेपाल जो था लॉकडाउन, तो फिर उसके नीचे मईशत, और मईशत को अगर बचाते हैं, अब इस बात की क्या गारंटी है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद माशी हालात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। IMF को दोबारा प्रेशर आया आज, और वो प्रेशर ये आया है, हफीज शेख साहब कहते हैं कि मुझे प्रेशर आया है, और प्रेशर है कि 800 अरब रुपए के टैक्स और लगाए जाएं। अब इमरान खान साहब, एक तो ये माशी टीम जो है, आज उन्होंने उसकी सरबराही भी की है, दोबारा इजलास हुए, खुदा जाने क्या कर, ये माशी टीम क्या, ये बस बहुत सारी टीमें, बहुत सारे लोग हैं, क्यों हैं ये मैं समझने से कासिर हूं। वो फिर कह रहे हैं कि 800 अरब के टैक्सेस लगाएं। अच्छा, अब एक सादा सी बात है कि IMF ने रिलैक्सेशन देने का ऐलान कर दिया है। अब खान साहब कहते हैं वजीर आजम साहब मैंने तो $1 नहीं लिया, कभी वो बात होती है कि दे दी। अभी हफीज शेख साहब को कहां से ढूंढ के ला के बिठा के उनसे 4-5 कोई लोग सवाल कर लें, क्योंकि अब तो देखें ना, तरीका ये है कि वो अकेले बैठ के, अब ये सारे जो है ना, ये टीवी के सामने बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी नहीं होती, अब कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता कि जी वो पैसे आए हैं बाहर से या नहीं आए, और आए हैं तो उसके बाद ये 800, इन हालात में 800 अरब के रुपए के टैक्स। अच्छा, इमरान खान कह रहे हैं कि टैक्स नहीं लगना चाहिए गरीबों पे, वो कह रहे हैं कि सर टैक्स लगे। अच्छा, बहरहाल अब इसमें जो है, और इस बात की क्या गारंटी है, इस बात का तो सब दुनिया कह रही। देखें, बरतानिया और यानी बरतानिया में और अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो है वो अमवात हैं, केसेस हैं, लेकिन अब आप ये देखें कि अब रशिया ऊपर आ गया है,
रशिया ऊपर आ गया स्पेन से। रूस के जो केसेस हैं वो स्पेन से, तो दुनिया किस तरफ जा रही है इनको देखना चाहिए। अच्छा, मैं सियासत पे बात करूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बात बताऊं कि इसमें जो नाराज लोग हैं इस वक्त, नाराज लोग हैं या साइड पे हुए लोग, शख्सियात बहुत सारे मैं आपको नाम बताता हूँ ना। अलीम खान साहब नाराज हैं, फवाद चौधरी साहब नाराज हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब नाराज हैं, शेख रशीद साहब नाराज हैं। अच्छा जी जी, मानेंगे नहीं, बता रहा हूँ ना, नाराज हैं। इस सेटअप, ये जो गटपट चल रही है अंदर ना, अंदर ही अंदर, इधर ही उधर। जुल्फी बुखारी साहब पीछे हट गए, हटा लिया गया उनको। मैंने कल भी इशारा दिया था, आज मैं आपको बता देता हूँ। जुल्फी बुखारी साहब को पीछे कर लिया इमरान खान साहब ने, शहबाज गिल साहब को इमरान खान साहब ने पीछे कर लिया है। उसके बाद जफर मिर्जा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, दौरे कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, 2-3 दिनों से। अगर जहांगीर तरीन साहब 16 तारीख को 3 हफ्ते मुकम्मल हो जाएंगे जो मांगे थे शुगर कमीशन ने कि 3 हफ्ते में और दिए जाएं, 16 मई को कंप्लीट हो जाएंगे। असद उमर साहब इस शुगर इंक्वायरी कमीशन में पेश नहीं, असद उमर साहब तो कह रहे हैं ना कि वजीर आजम को नहीं बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। तो भाई एक सेकंड तरह, मैं आता हूँ। असद उमर साहब भी जो है ना वो भी परेशान है, नाराज, क्योंकि परवेज खटक साहब के थ्रू जहांगीर तरीन साहब के साथ एक बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू हुई है, और वो ये कि शुगर स्कैंडल को जरा थोड़ा साइड पे किया जाए, जो इमरान खान साहब फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन अगर वो जहांगीर तरीन साहब के साथ मामला तय होता है तो फिर इधर असद उमर साहब को, और ये जो दूसरा ग्रुप उनके खिलाफ, असद उमर साहब ही थे ना एक्टिव, असद उमर साहब और शेख रशीद साहब जो कह रहे थे मुझे शुगर माफिया की धमकी हैं, तो फिर इसका मतलब है वो सारे एक तरफ, एक जाता है तो फिर आजम खान साहब का क्या बनेगा उनका। तो अली जैदी साहब वो भी उस ग्रुप में थे, फैसल वाउडर साहब वो भी उस ग्रुप में थे जो कि असद उमर साहब का है, तो फिर उनका क्या बनेगा अगर इधर तवील हो गया ग्रुप। मोहित यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो हमें बता रहे हैं कि बाहर फंसे हुए पाकिस्तानियों को कैसे लाया जाएगा, वो भी अजीब उनका रोल समझ में